बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले अंसार अब्बासी साहब ने खबर ब्रेक की कि इस वक्त पाकिस्तान के खैरखाओं का एक ग्रुप मुतहरक हो गया जिसमें 2 साबक वफाकी वज़रा जो गैर जनबदार हैं और एक साबक जर्नैल हैं, वो मुतहरक हुए हैं कि किसी तरीके से इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन पुल का किरदार अदा करें। और इस वक्त जो पाकिस्तान एक सियासी और मुआशी अदमी इस्तेहकाम का शिकार है, इससे निकाला जाए तो कुछ लोग खोज में लग गए कि आखिर वो रिटायर्ड जर्नैल कौन है। ये फैज हमीद तो हो नहीं सकते, क्योंकि फैज हमीद तो इस वक्त भी जेर अताब है। एक इंक्वायरी खत्म होती है, दूसरी इंक्वायरी शुरू हो जाती है और फिर नून लीग पीपल्स पार्टी वो जनरल फैज हमीद पर तो अदम एतमाद करेंगे। तो आखिर वो कौन सा रिटायर्ड जर्नैल होगा? तो इस हवाले से एक नाम जनरल रिटायर खालिद लोधी का था, लेकिन वो चूंकि ऑलरेडी इसके अंदर उनका नाम भी आ गया, तो कोई और जर्नैल था। वो जर्नैल कौन है? और उसने एक फजल रहमान पार्टी से आम मुलाकात भी की है और इसी जर्नैल का रेमंड डेवस केस के साथ भी ताल्लुक था। इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी जब इस जर्नल का दौर था तो बड़ा आम किरदार था। तो इमरान खान के हवाले से क्या इस पूरे मामले के अंदर कोई पेशरफ्त हो सकती है? तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और जिन दोस्तों को चैनल जो वीडियो अच्छी लगे वो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, उससे पहले 2 खबरें बड़ी आम है जो आपके सामने रखनी जरूरी है। एक खबर तो ये है कि आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं। उन्होंने कुछ जजेस जो हैं उनकी छुट्टी कराई है और छुट्टी करवाई है मिसकंडक्ट पर। ये नए जो चीफ जस्टिस है मलक शहजाद साहब, उन्होंने 2 सिविल जज उनको मिसकंडक्ट पर ओहदों से हटा दिया है। अब ये जजेस कौन से हैं? बताया गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने सिविल जज लाहौर है एक इम्तियाज अहमद और दूसरे सिविल जज मुल्तान है साइमा वहीद साहिबा, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। और मिसकंडक्ट साबित होने पर एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं मियां वाले रिटायर्ड जमील अहमद खोखर, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इनके महाना मराहत, पेंशन और दीगर मराहत जब्त करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इजरा की सूरत में मराहत वापस लेने का हुक्म भी दे दिया गया है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। अब मिसकंडक्ट के अंदर क्या क्या तफसीलात हैं, ये पूरी तफसीलात जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो बहुत सख्त इल्जामात हैं जिनके बुनियाद पर यह कदम उठाया गया है। फिर इस वक्त भी जो जिमनी इंतखाबात के अंदर धांधली हुई है, एक बड़ा आम वतीरा बना लिया तमाम जमातों ने कि पहले धांधली की और उसके बाद कहा जी मुतलका फोरम मौजूद है। काजी साहब के पास जाकर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में टक्कर मारे तो वो भी कहते हैं जनाब पहले मुतलका फोरम पे जाएं। इस पर जो दानियाल अजीज है उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है। दानियाल अजीज जो है उन्होंने ये पूरा जो एहसन इकबाल का जो बेटा है वहां से उसको जितवाया गया और फॉर्म 45 के अंदर क्या तब्दीलियां करने की जरूरत थी, बल्कि उससे पहले ही तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान उठा लिए गया और एक आपको इल्म है डेथ भी हुई और उसका जो पूरा केस है वो भी मुखालफिन पे चलाया गया। लेकिन वो जो लवाकिन है उन्होंने कहा कि हम इस गंदे खेल के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे। मुबैना तौर पर यह खबर उन्होंने दी है। अब दानियाल अजीज ने बड़ी आम बात की है, वो नून लीग का हिस्सा थे, पहले परवेज मुशर्रफ के भी बड़े हामी थे और बुनियादी तौर पर वो लोकल गवर्नमेंट के बड़ी आवाज है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 रोज ट्रेनिंग में 326 अफराद को ट्रेनिंग दी गई ताकि प्रिजाइडिंग अफसर लगाया जाए, लेकिन पीपी 115 के सिर्फ 6 ट्रेंड अफराद लगाए गए। पीपी 155 में इधर उधर से पकड़कर बंदे लगा दिए गए और इलेक्शन वाले दिन बैलेट बॉक्स तोड़े गए और सैकड़ों जाली वोट डाल दिए गए, यानी हर पोलिंग बूथ पे। यह कहना बहुत आसान है कि मुतलका फोरम मौजूद है। वो कहते हैं ये एक अजीब जो है वो तमाशा है, जाकर तहकीकात करवा लें। ये ऐसा ही है कि किसी का ये ऐसे ही है कि वो किसी का सार उतार दिया जाए और फिर उसको कहा जाए कि आप अस्पताल आपको भेज देते हैं, वहां से जाके इलाज करवा लें। ये एक बड़ा मजाक है। एक एक बैलेट बॉक्स में सैकड़ों जाली वोट डालकर कहा जाता है कि तहकीकात करवा लो। मुल्क भर में गदर मचा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं बल्कि मैं और मेरी बीवी और मेरे 21 साल बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मैं 9 मई वाले लोगों में शामिल नहीं था। मेरा बेटा क्या हेरोइन बेचता था? शरीफ लोगों की पगड़ियां उछालना इस मुल्क में मामूल बन गया है। फिर वो कहते हैं मेरे मसल के अब तक जमा नहीं किए गए और आपकी FIR
वो कहते हैं नहीं मिल रही, तो मुझे 2 दिनों तक गिरफ्तार क्यों रखा गया? अजीब तमाशा लगाया हुआ है कि एक शख्स से मारपीट की गई जाती लड़ाई में और सार में कोई चीज लगने से वो शख्स जहां भाग हो गया, तो इस मामले में तमाम मुखालफिन जो है उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। तो ये उन्होंने बेसिकली सवाल उठाया और ये बड़ा जेन्युइन है कि पहले रज के धांधली करें, डकैती करें, गुंडागर्दी, बदमाशी करें, उसके बाद आपको इल्म है कि ये इतना अपाज, निकम्मा और फजूल निजाम है पाकिस्तान के निजाम अदल का कि इसमें 5 साल बंदा अपने एमएनए, जाली एमएनए, जाली एमपीए, वो अपना टर्नओवर पूरा करके चला जाता है। उसके बाद भी केस जो है वो पहले चलते हैं, जो है वो वैसे अपीलें होती हैं, फिर आ जाते हैं जो है वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर, फिर हाई कोर्ट के अंदर, फिर हम देखते हैं यानी इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इतने में वैसे ही 5 साल गुजर जाते हैं। और काजी फायद ईसा साहब जैसे बंदा बैठा हो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आड़ में जो जिस पे चाहे आंखें बंद कर दें, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये एक बड़ी जो खबर है, ये बात तो तय हो चुकी है कि इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बगैर वही कुछ दिखाया वही जा रहा है, जो ताकतवर हल्के के हैं, जो भी उन्वान से सबको पता होता है। अब यहां पे वो भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, सियासी इस्तेकाम जरूरी है, उसके बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, सरमायाकारी नहीं आ सकती। और इस वक्त पाकिस्तान के असासे बेचने को सरमायाकारी का नाम दिया जा रहा है। ये बड़े अफसोस का मकाम है। यानी हर कोई जो है वो किस तरीके से छुपता है, भाई असासे बेचना सरमायाकारी नहीं होता। सरमायाकारी ये है कि यहां पे आप आईटी को बंद करके बैठे हुए हैं, बरामदात तो ज़ाहिर ओवरऑल बढ़ रही हैं, तो वो आप उस पे शादियाने बजाएंगे, लेकिन यहां पे आपने एक्स बंद कर दिया, तो जहां पे दुनिया जहान के अंदर जो है वो इंटरनेट की रसाई बढ़ाई जा रही है, G4 से G5 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और अगली बातें हो रही है और आप यहां पे बंद करके बैठे हुए हैं। रोजगार और आईटी की जो वजीर ममलकत है उन्होंने अजीब लतीफा बयान दिया है। अच्छा, इन हालात के अंदर जो है मैं आपके सामने रखता हूं कि 2 दिन पहले अंसार अब्बासी ने जो खबर दी, खबर बड़ी आम है और कल भी उन्होंने इसके हवाले से बात की कि आखिर इमरान खान की तरफ से गारंटी कौन देगा। ये बात तय हो गई और यही वजह है कि नवाज शरीफ की जो इस वक्त नून लीग से दूरी है, शहबाज शरीफ एंड ग्रुप से, वो इसकी एक वजह यह भी है, उनको पता है कि अवाम है इमरान खान के साथ और किसी भी वक्त अगर इमरान खान के साथ मामलात यस हो गए, और मामलात यस होने का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान को रिलीफ देना है, इमरान खान रिलीफ मांग ही नहीं रहा भाई। इमरान खान के जब केस ही बोगस हैं तो उसके अंदर रिलीफ यही होगा कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हल्के हैं, वो माफी ले और उसके बाद जो है वो न्यूट्रल हो जाए। जो पहले कहते थे कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल की गिरदान सुनाई गई लेकिन न्यूट्रलिटी नजर नहीं आई, तो अगर वो हकीकी मानों में न्यूट्रल हो जाए तो अदालतों से केस तो उड़ जाएंगे, इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो उन हालात के अंदर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए परेशानी ये है, जो अभी तक आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें नहीं ली, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को भी लगता है कि कल को अगर पीटीआई और ताकतवर हल्कों की यस हो गई तो हम कहां खड़े होंगे। नून लीग के लिए भी यही परेशानी है। तो बाद लोगों का कहना है कि जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में बगैर दूरी नजर आ रही है इस ग्रुप के अंदर, उसकी वजह यह भी है कि फौरी तौर पर जब ये हालात देखें तो नवाज शरीफ छलांग लगा के दूसरी साइड पे चले जाए कि मैं तो पहले ही ऐसे था, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब जो है एक रिटायर्ड जर्नैल और 2 साबक वफाकी वज़रा, इनका जिक्र किया गया। ये रिटायर्ड जर्नैल कौन है और ये आज कैसे एक मुलाकात है? ये जी साबक DGISI जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा, मुबैना तौर पर ये वही हैं, यानी इन्होंने एक मुलाकात की है। अब इस पर अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं, जब जो है वो इसके अंदर मैं थोड़ा सा तोड़ आपके सामने में रख रहा हूं, ये कनेक्ट कीजिए चीजों को। अच्छा, एक तो ये कि एक अहमद कुरैशी नामी मशकूक किरदार है जो पीटीवी का मुलाजम है, लेकिन वो इसराइल के दौरे पर गया था, आपको याद होगा, और वो पाकिस्तान के अंदर इसराइल का वकील है और उसको टाउट समझा जाता है। एक ऐसा बंदा जो इसराइल की वकालत सरेआम पाकिस्तान में कर रहा हो, और उसके बाद ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं तो हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनका टेस्ट भी आपको पता चलता है कि तरजीहात क्या है। वरना तो ये बंदा अब तक कहां होता, आपको पता है, जहां मतीउल्लाह जान गए थे, जहां पे असदुल्ला तूर गए थे, जहां पे इमरान रियाज गया था, तो रियासती पॉलिसी बगैर आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो गई है। क्योंकि हमारे अरब ममालक जो है उनकी पॉलिसीज चेंज हुई हैं, अमेरिका की पॉलिसी चेंज हुई है, तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसके अंदर इसराइल के हवाले से अब वो सख्ती नहीं है।
अब सिर्फ पासपोर्ट में एक इबारत रह गई है और मुमकिन है अमली तौर पर यह इबारत भी शायद मिट चुकी है, क्योंकि ये बंदे होके आए हैं और फिर इनको ज्यादा धड़ल्ले के साथ प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये अहमद कुरैशी जो है ये कहता है कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, और अब इसने एक बयान दिया है। ये बयान 2 दिन पहले उसने दिया है कि पाकिस्तान और इसराइल की फौज की जो तहजीब है, यानी जो बनावट है, जो पाकिस्तान का मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, नजरिया है, और जो इसराइल का मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, वो एक ही जगह जाकर मिलता है। अब ये बात जो है वो इन्होंने की है। अब इस पर साबर शाकर जो है उन्होंने एक जवाब मांगा है ISPR से। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात कहां से कहां तक पहुंच गई। DG ISPR को इस बात की वजाहत बराह रास्त 2 टूक अंदाज में करना चाहिए, यानी मैसेज लाउड एंड क्लियर आना चाहिए कि क्या ये जो बयान है ये आपकी फौज के मुतल्लिक, चूंकि एक बंदा बयान कर रहा है और इसको आपकी फौज के करीब भी समझा जाता है, तो जो अनऑफिशियल किस्म के लोग होते हैं ये उनमें इनका शुमार होता है। तो ये बात की है तो जवाब दें। अब ये अच्छा, ये जो जनरल पाशा हैं, जनरल पाशा, ये 2012 के अंदर रिटायर्ड हो गए थे, और जनरल पाशा जो है इसी के दौर के अंदर जो है वो एक तो इमरान खान का जो जलसा है, जो 30 अप्रैल 2011 जो अरूज का जमाना शुरू हुआ, वो इसी दौर में हुआ। और इसी वजह से जो मुखालफिन है वो ताना देते हैं कि इमरान खान की लांचिंग जो है वो जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम ने की है। इनके बाद जनरल जहीरुल इस्लाम जो है वो DG ISI बन गए थे। 1 साल की इनको एक्सटेंशन भी मिले थे। अब ये जो एक्सटेंशन है इसको लिंक किया जाता है रेमंड डेविस केस के अंदर। रेमंड डेविस को जो अमरीकी जो है वो एक मुबैना जासूस था या ब्लैक वाटर या जिसका भी बंदा था, बहरहाल उसने पाकिस्तानियों को कुचला। 2 को पहले कुचला, फिर उसको एक गाड़ी और उसको बचाने के लिए आई, एक और चला गया। लेकिन रेमंड डेविस ने जो किताब लिखी, उस किताब के अंदर उसने इंकशाफ किया कि अदालत के अंदर भी जनरल पाशा मौजूद थे। अब ये किरदार है, और इसी बुनियाद पर कहा जाता है, ये इल्जाम लगाया जाता है कि जनरल पाशा की इन्हीं खिदमात के बाद उनकी 1 साल के लिए एक्सटेंशन भी हुई थी। अच्छा, ये बात तो है यहां पे। अब ये जो जनरल रिटायर पाशा है, इस बुनियाद पे कि इमरान खान के साथ इनका दरीना ताल्लुक है, हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए। एस्टैब्लिशमेंट अपनी जगह पे खड़ी है, इमरान खान अपनी जगह पे खड़े हैं, और इस पूरे दौरान खाऊ कबाइल जो है जरदारी और शरीफ वो भी मुअल्लक हैं, लेकिन खजाने पे तो वही बैठे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद जो है वो तकरीबन खत्म हो गया है। इन हालात के अंदर सरमायाकारी के नारे बजाए जा रहे हैं, डुगडुगी बजाई जाती है, लेकिन सरमायाकारी नहीं हुई। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं। अब इन हालात के अंदर जनरल पाशा आम किरदार अदा कर सकते हैं, ये बात जो है जराए बता रहे हैं। लेकिन जनरल पाशा जो एक्टिव हुए हैं, ये बात तो कंफर्म हो गई है जी, ये कंफर्म हो गई है। ये अमानुल्लाह हक्कानी, ये जो है वो एक बड़े आम रहनुमा हैं जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान के, और इसी तरह फजल रहमान के रिश्तेदार हैं हाजी जबैर साहब जो मेयर पेशावर है। उन सब ने के साथ जनरल रिटायर पाशा की मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात जो है इसकी बाकायदा तस्वीर उन्होंने जारी की है। अब फजल रहमान, आपको इल्म है, आजकल एस्टेब्लिशमेंट से वो भी नाराज है, इमरान खान भी नाराज है, कुछ और भी नाराज है। तो जनरल रिटायर पाशा, क्या ये रूटीन की मुलाकात हुई है या ये एक्टिव एक पॉलिटिकल मुलाकात हुई है? लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने मौकफ दिया है उसके मुताबिक लगता है कि जनरल रिटायर पाशा एक्टिव हुए। अब इसके अंदर अमानुल्लाह हक्कानी ने बताया है कि जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा के साथ मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, मुलाकातों का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में मेयर पेशावर हाजी जबैर अली, जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा अरबाब फारूक जान और अरबाब सईद खान ये शरीक हुए हैं। ये बाकायदा तौर पर जो तस्वीर हैं ये जारी की गई हैं जनरल रिटायर जो पाशा हैं उनके साथ। ये आप देखिए, ये मुलाकात की ये जो है वो जारी की गई है। अच्छा, ये अब फजल रहमान की ये इंतहाई करीबी शख्सियात है। यहां पर जो है वो फिर अगर हम देखें तो इस पूरे मामले के अंदर जो है इसका बड़ा अहम रोल है। अब एक तरफ जो अहमद कुरैशी है, चूंकि कहा जाता है कि जनरल पाशा के दौर के अंदर भी इसराइल के साथ जो है अनऑफिशियल पाकिस्तान जो है वो लिंक के अंदर था। तो इसराइल के हवाले से पॉलिसी और जनरल पाशा और इसी तरह फजल रहमान की पार्टी के साथ उनकी मुलाकात, फिर इमरान खान 30 अप्रैल 2011 को
उनकी लांछन जो है वो कहा जाता है कि उन्होंने भरपूर मुआवनत की उस वक्त ज़हीरुल इस्लाम और उससे पहले जनरल पाशा ने। तो जनरल पाशा के एक दरीना ताल्लुकात, इस पूरे मामले को जब जोड़ के डाट को डाट से मिलाकर जो इस वक्त कुछ दानश्वर हैं और जराए हैं, उनका यह दावा है कि जनरल रिटायर्ड पाशा इस वक्त इस पूरे मामले के अंदर इंतहाई मुतहरक है। अब इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन ताल्लुकात उस्तवार करने में जो है वो किरदार कितना अदा कर सकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल ये एक आम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।